भारत में राजनीति और सामाजिक आंदोलन की दुनिया में नवीन जयहिंद एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। हरियाणा की धरती पर जन्मे नवीन जयहिंद ने अपने जीवन को और समाज के अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया। देशभक्ति और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण से प्रेरित उन्होंने कई महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया और हजारों लोगों के हक में आवाज उठाई है। चाहे वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना हो, बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की मांग हो या गरीबों और दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना हो, उन्होंने हर बार अपनी बुलंद आवाज और अड़े इरादों से सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाए। आखिर नवीन जयहिंद किससे प्रेरित हुए और उनका आंदोलन किस मकसद से आगे बढ़ता गया? क्या वाकई उनके द्वारा चलाए गए अभियान समाज में नए बदलाव लाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं खुशी आपके साथ। और आज हम बात करेंगे हरियाणा के सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों के अद्वितीय योद्धा नवीन जयहिंद के बारे में। कैसे उन्होंने समाज के लिए न्याय के खिलाफ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उपलब्धियां प्राप्त की। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, अपना वक्त निकाला। जी थैंक यू। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप प्रेरित हुए इस चीज के लिए, जय हिंद गठन जो आपने किया? ये तो जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा प्रभावित हुए थे हम तो। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उस टाइम पे जब स्कूल में होते थे तो इनके बारे में पढ़ लेते थे, फिर किताबें पढ़नी शुरू की। तो ये तो हम जब स्कूल में थे, फिर कॉलेज में हुए तो इनको पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते ही थोड़ा ये सोचा कि चलो पढ़ते पढ़ते भाई थोड़ा बहुत समाज के लिए भी, देश के लिए भी काम करना चाहिए। जी, तो क्या क्या चुनौतियां आई जब समाज और देश के काम के लिए आप निकले? चुनौतियां तो आती हैं मैडम, हर तरह की चुनौती आती हैं आपको। तन की, मन की, धन की, धमकी की, हर तरह की समस्याएं होती हैं। जब आप सिस्टम के खिलाफ लड़ते हो तो उसमें तो आसान नहीं होता ना, इतना आसान होता नहीं लड़ना। और संघर्ष का रास्ता तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। चलो सेवा में तो फिर भी ये है कि कहीं ना कोई आपको खतरा नहीं होता, सेवा करते रहो। लेकिन जब संघर्ष करते हो तो उसमें और ज्यादा खतरा होता है। सर प्रेरणा सिर्फ किताबें पढ़ने से मिली या फिर दुनिया समाज को देख के कि अब वक्त आ गया है, समय आ गया है कि दुनिया को आप जैसे एक इंसान की जरूरत है, समाज सेवी की जरूरत है? नहीं, ऐसा दुनिया को किसी की कोई जरूरत नहीं होती मैडम। दुनिया तो ऐसे ही चलती रहती है। ये तो सबका अपना नेचर हो जाता है। और ऊपर से फिर भगवान ने सब ड्यूटी दे रखी है, जिसकी जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं। और हमारी ये ड्यूटी देखिए लोगों के लिए संघर्ष करना है, तो वो ड्यूटी निभा रहे हैं हम। तो बस मैं तो इसी चीज में बिलीव करता हूँ मैडम कि भाई भगवान ने ड्यूटी दे के भेजे हैं। जितने दिन की है जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को निभाना है। और तो उसमें कोई विशेष मुझे लगता नहीं बात वैसा। तो सर जय हिंद सेना का स्थापना कब किया आपने? कब स्थापना हुई इसकी? और ये तो अब क्या करीब क्या कार्य कर रहे हैं? ये तो मैडम 2003-4 की बात है, तो कई साल हो गए, करीब 21 साल हो गए मानो आप। और उस टाइम पे हम यूनिवर्सिटी में होते थे, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में। तो वहां की थी हमने कुछ साथियों ने मिलके, तो तभी से चला रहे हैं उस चीज को, तभी से कर रहे हैं कुछ। अच्छा सर, आपने 500 रक्तदान शिविर भी लगाए हैं। तो हरियाणा में ये चीजें कैसी चल रही हैं? नहीं, जैसे यूनिवर्सिटी में होते थे मैडम, जैसे हमारा रक्तदान शिविर का था और पेड़ लगाना था। हजारों पेड़ लगा रखे हैं एमडी यूनिवर्सिटी में, जो कि आज आप अगर आप आके देखोगे, बहुत से सैकड़ों आंदोलन किए जिनकी वजह से काफी डेवलपमेंट भी करनी पड़ी सरकार को। और रक्तदान शिविर था उस टाइम पे। रक्त की काफी इशू रहता था, कमी रहती थी, क्योंकि पीजीआई रोहतक है यहाँ पे। तो जो पीजीआई से टीम आती थी तो वो बड़ी मुश्किल होती थी। तो यूनिवर्सिटी में हमने ही शुरू किए थे रक्तदान शिविर लगाने। उसके बाद तो काफी सभी और लोग भी लगाने लगे थे, लेकिन उसमें हमने सबसे बड़ी जो चीज करवाई थी वो ये थी कि जैसे एनसीसी और एनएसएस की तर्ज पर 5 नंबर मिलते हैं किसी को भी एडमिशन के, तो जो ब्लड डोनर होता था, ब्लड डोनेट करता था, उसको भी मिलते थे उसके। जी, तो सर जब ये रक्तदान आपने बोला कि आपने पहली बार शुरुआत की, उस टाइम क्या चुनौतीपूर्ण
वक्त सबसे ज्यादा चीज लगी? मैं सुन नहीं वही पाया मैडम क्या। सर, आपने बोला कि रक्तदान शिविर जब आपने शुरू करवाया, पहली बार शुरू करवाया, तो उस टाइम क्या चुनौतियां थी? क्योंकि आप कोई भी कार्य, मुझे लगता है कि जब पहली नहीं बार वो करने वाले तो ये चुनौतियां शायद आती हैं। 2003 या 4 की बात है मैडम। उस टाइम पे तो खून देने से सब डरते थे, बहुत डरते थे। लेकिन हिम्मत करके हमारा साथियों का ग्रुप अच्छा था, काफी बड़ा ग्रुप था। तो मेरे को याद है कि जब पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था हमने यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम पे शायद करीब 150 के आसपास, 150 या 200 छात्रों ने ब्लड डोनेट किया था। तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पीजीआई की जो टीम आई थी वो कह रहे थे कि बहुत ही कम ही ऐसे शिविर लगते हैं उस टाइम पे। नहीं तो मुश्किल से जब भी कैंप लगाते थे कहीं 25, 30, 35 ही ब्लड डोनेट करते थे किसी भी कैंप में। हम्म। लेकिन हमारा जो कैंप होता था वो यूनिवर्सिटी में काफी बड़ा होता था। तो अब सर, संख्या बढ़ी है ब्लड डोनर्स की या घटी है? ये सामान्य है अभी? नहीं, हमने तो मैडम उस टाइम पे काफी, अब तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, जागरूकता आई हुई है। अब तो जो साथी हैं जागरूकता ही करते हैं। हम तो अलग अलग जगह चले जाते हैं जहाँ कोई साथी ब्लड कैंप लगाते हैं। बहुत से साथी हैं वो अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं। अब हम तो ज्यादातर आंदोलन के ही मोड में रहते हैं। लोगों के जो इश्यू है, समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं। जी। तो जय हिंद सेना का जब से गठन हुआ है, तब से मुझे लगता है समाज सेवा काफी हद तक बढ़ चुकी है। नहीं, कोई ऐसी मैं ज्यादा वो नहीं मानता मैडम। इतना जितना मिलता है समय उतना कर लेते हैं। और इसमें तो टाइम लगता ही है मैडम। और ज्यादा कम तो मैं सेवा वगैरह तो ज्यादा खैर नहीं कह पाऊंगा इसको। इतना भी ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ ठीक है, लोगों को मोटिवेट करते हैं, कोशिश करते हैं जागरूक करने की कि वो अपने ड्यूटीज हैं जो उनके भी प्रति, और जो जिम्मेदारी हैं उनके भी प्रति, जो आपके राइट्स हैं उनके भी प्रति एक अवेयरनेस होनी चाहिए उनको। सर, अभी बात आई थी कि कैसे आप सिस्टम की खामियों को मद्देनजर रखते हुए आगे चलते हैं। तो क्या कभी आपके ऊपर ऐसी स्थिति बनी है कि सिस्टम की खामियों को लेकर जहां आपने बात की, तो बात आपके ऊपर आ गई? नहीं, वो तो बहुत जगह हुई है मैडम। अभी करीब ये मान लो ना कि मेरे को तो 21 साल में करीब 1 दर्जन केस भुगत रहा हूं मैं। तो वो तो एक, आप जब सिस्टम के साथ लड़ाई लड़ोगे तो समस्या तो हम्म। आएंगी मैडम। तो आप इतना आसान नहीं है इस देश में कि सिस्टम से लड़ना। तो वो तो रिस्क है, वो तो लेना ही पड़ेगा मैडम, जिसको भी लेना है। तो हम्म। वो तो भुगत रहे हैं। सर, विद्यार्थियों को मेरिट में 5% अंक दिलाने की बात और मुहिम आपने चलाई, जी। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? नहीं नहीं, वो हुआ भी है। वो एमडी यूनिवर्सिटी में तो मिलते भी हैं अभी, और उससे काफी बच्चे अवेयरनेस भी आई, और फिर वो उनको उस चीज का बेनिफिट मिलता है तो लोग बहुत डोनेट करते भी हैं। क्योंकि सर, अब लगता है कि विद्यार्थियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ नहीं, कहीं बिल्कुल पे करना पड़ता जी, कहीं पे सरकारी जॉब्स नहीं मिल पा रही, वहीं अगर नवयुवा शादी के लिए जाएं तो उनसे पूछा जाता है कि सरकारी नौकरी है कि नहीं। उस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे, जो सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही युवाओं को, या फिर उसमें कोई स्कैम हो जा रहा है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या अन्य और भी मामले हो? है। नहीं, वो आपकी बात सही है। और कोई भी सरकार है तो वो सबको तो नौकरी दे नहीं सकती। लेकिन जितनी वैकेंसीज खाली होती हैं वो तो भरनी चाहिए। और हम इसी चीज के लिए लड़ते हैं कि किसी भी सरकार के पास एक कैलेंडर होना, भर्ती कैलेंडर होना जरूरी है कि कब जी। किस चीज का क्या प्रोसेस होगा, और उसके तहत ही भर्तियां होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। और अभी हमने 2 साल पहले बेरोजगारों की बारात निकाली थी। तो उसके बाद ही सीईटी हुआ था, उसके बाद ही करीब 25-30 हजार जॉब है वो देनी पड़ी सरकार को। और हमारी तो यही अपील है कि आज भी हरियाणा के अंदर करीब 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है। तो सरकार को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके उसको जॉब जो खाली है, वैकेंट है वैकेंसीज, तो उनको भरना चाहिए। हम्म। सर, एक मुहिम आपने चलाई थी, थारा फूफा जिंदा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? नहीं, वो क्या था कि बहुत से जो फैमिली आईडी की वजह से बहुत से इशू हुए थे लोगों को। जैसे कि बीपीएल कार्ड था, बहुत से बीपीएल कट गए, विधवा विकलांग पेंशन कट गई, बुढ़ापा पेंशन कट गई।
तो 102 साल के दादा दुलीचंद थे, उनको मरते ही दिखा दिया, हजारों लोगों को मरत दिखा दिया था। तो उसका किसी ने ऐसे ही वहां से आइडिया आया था, तो फिर उसका हमने बारात निकाली थी, थारा फूफा जिंदा कह के कि सरकार को बताने के लिए कि भाई आप देख लो ये जिंदा है। वो फैमिली आईडी में हम्म, उसको मरा हुआ दिखा दिया था। तो उसके बाद हम्म, लाखों, करीब 3 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनी है, कई लाख बीपीएल कार्ड बने हैं, विधवा विकलांग पेंशन बनी है। तो उससे सरकार को भी जागना पड़ा, और लाखों लोगों को फायदा है उसका। हम्म। तो लाखों लोगों को सर उसका फायदा हुआ, मुझे लग रहा है हो भी रहा होगा अब तक, क्योंकि अब मुझे लगता है काफी लोग ये भी चर्चा का विषय बन चुका है कि बीपीएल कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। अगर वो राशन की दुकानों पे जाते हैं तो राशन नहीं मिल पा रहे हैं। शायद नहीं सेंट्रल अब गवर्नमेंट वगैरह वो नीचे तक पहुंच नहीं पा रही है। नहीं है, देखो वो हरियाणा को लेके तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस तरह ये जो काम है वो काफी युद्ध स्तर पर सरकार को करने पड़े, क्योंकि हमने लगातार 2 साल तक ये आंदोलन किया है, और उसके बाद लाखों लोगों के बीपीएल कार्ड बने हैं। अब बीपीएल कार्ड से उनको जो भी फायदा हो सकता है वो हो रहा है। कुछ लोगों के नहीं भी बने होंगे, कुछ लोगों के इशू भी आए होंगे, कुछ लोगों के जो बीपीएल नहीं है उनके भी बन गए होंगे, क्योंकि फैमिली आईडी वाला जो इशू था वो काफी बड़ा था, और वो करीब 80 लाख फैमिली आईडीज में गड़बड़ थी। लेकिन अभी शायद बता रहे हैं अभी भी 2-3 लाख फैमिली आईडी हैं जिनमें गड़बड़ है। हम्म। सर, आरटीआई और स्वराज अभियान आपके द्वारा चलाए गए थे, आपके माध्यम से चलाए गए थे, उनका क्या उद्देश्य था और क्या जनता को कुछ मिल पाया उससे? मैडम हमारे जो भी अभियान होते हैं उसमें मुख्य रूप से जागरूकता का ही रहता है कि लोग जागरूक हों और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ें। और हमारा जितना अनुभव होता है, हमारा जितना साथ सपोर्ट होता है, हम करते हैं। और मेरे अभियानों का कोई विशेष अलग से कोई उद्देश्य नहीं होता है, यही होता है कि भी ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा पाए, और सरकार को भी जगाएं, विपक्ष को भी जगाएं, और जनता को भी जगाएं। सर, एसवाईएल नहर का मुद्दा जो है काफी संघर्ष का मुद्दा रहा आपके लिए। कैसे नदी का ये निर्माण हो पाया या कैसे चीजें चली, क्या संघर्ष थे जो बीच में आए? वो तो अभी हुआ ही नहीं है मैडम, वो तो चल ही रहा है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुका है पंजाब गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन वो चीज अभी सिरे चढ़ नहीं पाई है। लेकिन बार बार उस चीज की आवाज उठाते हैं, और वो एक पॉलिटिकल मैटर है, उसको पॉलिटिकल मैटर। लेकिन हरियाणा के अंदर कई लाख लोग हैं जो पानी पीने के लिए भी उनके पास नहीं है, खेती के लिए लाखों एकड़ जमीन है जो बंजर पड़ी है, और एसवाईएल हरियाणा का हक है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है। अब वो पंजाब सरकार को करना है, पहले तो वो नहीं करती है तो केंद्र सरकार को करना है। सर, ऐसा ही एक अभियान आपने चलाया था, सूटकेस में नौकरी और सूटकेस में सरकार। तो ये सर जो व्यंग आपने छेड़ा है, ये जो लाइंस आपने उठाई है, ये कहाँ से आपने सोचा और क्या इसके पीछे मकसद था? लाइन तो कोई भी दे जाता है मैडम, कोई भी आइडिया दे जाता है, हम तो उसी को फॉलो कर लेते हैं। मुख्य रूप से तो इसमें यही होता है हमारा तो कि भाई वो एक इशू हुआ था एचपीएससी में, वहां पे एक अधिकारी पकड़ा गया था पैसे के साथ, तो उस टाइम पे फिर वो हमने मूवमेंट किया था, सूटकेस में नौकरी, सूटकेस में सरकार। क्या कारण था सर इसके पीछे? कारण तो मैडम बेईमाना ही होता है, और क्या होता है। ये तो रिश्वत का जो मामला होता है, कोई भी जब लेता है तो पैसे के लिए ही लेता, पैसा ही है सारा सेंटर, तो सब कुछ सबका आज के दिन पैसा ही तो है ना मैडम। तो जहां जिसकी बात बढ़ती है वो वहां पे हाथ मारने की कोशिश करता है। सर, सिंहपुरा गांव में आपने जो दलित के घरों को बचाया टूटने से, मुझे लगता है सिर्फ हरियाणा में नहीं और भी जगहों पे ये चीजें होती रही हैं और होती काफी पहले से रही है, और मुझे लगता है आपके टाइम में भी होती है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे जब आप जैसे नवीन जैन जैसे लोग सामने आते हैं दलितों के लिए, उनके लिए कितनी खुशी की बात तो होती है? उसमें ये नहीं देखा जाता मैडम कि कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, जाट है, गुज्जर है, पंजाबी बनिया। जिसके साथ अनजस्टिस होता है हम वहीं पे खड़े हो जाते हैं, जितनी कोशिश होती है करते हैं। बाकी आपको इतनी जानकारी, इतनी तो मेरे को भी याद नहीं है मैडम, इतने आंदोलन तो आपने ज्यादा बता दिए हैं, जी, मेरे को तो याद रहते भी नहीं। मुझे लगता है सर जब आप अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं तो आप, आपने जैसे बोला कि आपको इतने आंदोलन पता है, इतने मुझे भी नहीं पता, तो ये वही बात होगी कि नेकी कर और दरिया में डाल। दरिया में नहीं मैडम, समुद्र में डाल देते हैं हम तो।
जी। नेकी करके समुद्र में इतनी दरिया अच्छी वरिया तो आज। जी, आप इतनी अच्छी मुहिम चला चुके हैं, जनता को फायदा मिल चुका है और फिर आप कुछ चीजें करके भूल भी जाते हैं कि मैंने किसी के लिए कुछ नेक काम किया था। हाँ तो मैडम कौन सा हम अपनी उससे थोड़ी करते हैं, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा होती है तो कर हो जाता है काम। हम तो एक माध्यम ही मान के चलो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, मैं तो मानता नहीं। हम्म। सर, फरसा उठाने का जो उद्देश्य है, फरसा उठाने का निर्णय आपने क्यों लिया? वो प्रावर की जमीन का मामला था मैडम, तो वो जो है ब्राह्मणों का गांव है, तो उसने जमीन दी थी अपने एजुकेशन संस्था को। तो पहले कांग्रेस सरकार थी, फिर उसने भी रिलीज नहीं किया, उसको अपने कब्जे में ले लिया, फिर बीजेपी की सरकार आई। तो उससे समाज के लोग काफी रिक्वेस्ट कर चुके थे लेकिन नहीं दे रहे थे, 16 एकड़ जमीन थी। तो फिर भगवान परशुराम ने भी यही कहा ना कि अन्याय के खिलाफ तो फरसा उठा लेना चाहिए, तो इसलिए उठा लिया था। अब हम तो भोलेनाथ को मानने वाले लोग हैं, परशुराम को मानने वाले, खाटू श्याम को, हनुमान जी को, माता रानी को, हमारे ऊपर तो सभी देवताओं का आशीर्वाद रहता है मैडम, उन्हीं की वजह से जो भी कुछ करते हैं। और वो सारे भाईचारे ने, 36 बिरादरी के भाईचारे ने मिलकर वो जमीन ली, फिर परसा भी उठाया, छोटा भी उठाया, सारी चीज उठानी पड़ती है मैडम। जी, जी, जी। सर, आपने अगर हम बात करें तो हरियाणा के लोग शुरुआत से ही निडर रहे हैं। वहीं अगर हम हरियाणा पुलिस की बात करें तो आपने उनके वेतन में भी वृद्धि की बात की। हाँ बिल्कुल की थी मैडम, क्योंकि वो हरियाणा पुलिस वालों की आवाज तो उठाता नहीं ना। तो हमने सोचा, हम्म। वो कुछ साथी थे हमारे भी, काफी साथी हैं हरियाणा पुलिस में, तो वो आए थे कि भाई आप लोग, क्योंकि अब पुलिस के नाम पे तो गाली दे के राजनीति होती है, पुलिस को तो कोई अच्छा मानता नहीं ना। लेकिन ऐसा होता नहीं हम्म। ना कि सारे पुलिस वाले तो चोर होते नहीं भाई। अब हर डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे चोर, तो कुछ न कुछ परसेंट तो उसमें कोई ये तो होता नहीं। पर्टिकुलर पुलिस वाले ड्रेस में रहते हैं, तो इसलिए उनकी वो रोड पे खड़े रहते हैं, तो मार्केट ज्यादा खराब है। तो उनके साथ हम्म। ठीक नहीं था, उनके उनके जरूरी था वो बता, और उसके लिए आवाज उठाई हमने, और सरकार को मानना पड़ा। तो हर पुलिस वाले को 5 से 10 हजार, 15 हजार रुपए तक का फायदा हर महीने का हुआ है। सर, आपके कई आंदोलन ऐसे भी रहे हैं जिनकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा है। क्या कुछ असर डालती है जब ऐसी चीजें आपके जीवन में आती है, तो क्या असर पड़ता है जीवन में? कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम, अपना क्या फर्क पड़ा। वही निडरता, वही कॉन्फिडेंस अभी भी नवीन काफी जैन के अंदर चले। क्या होता है ना मैडम, जब काफी साल आप काम करते हो एक फील्ड में, तो वो केस वगैरह तो मैं 2004-05 से भुगत रहा हूँ। हम्म। तो फिर वो कोर्टों के चक्कर, जेल के चक्कर, जेल में मैं 2000 शायद 4-5 के आसपास ही गया था पहली बार। तो अब जेल वेल और ये केस क्या से ऐसा कुछ लगता नहीं है, ठीक है जो भी है होगा, डिसीजन होगा, वो तो न्यायपालिका के उसमें है। तो काफी केसों में मैं खैर बरी भी हो चुका हूँ अब तो मेरे केस कोई इस तरह के नहीं है, सारे के सारे आंदोलन के हैं, किसी न किसी इशू को लेके रहे हैं। तो अब उससे डरना वरना क्या है मैडम, डर के भी झेलना तो पड़ेगा ही ना। अब आप डर के झेल लो या अपना हंस के झेल। जब आप कुछ अच्छे कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं, तब सिस्टम भी आप में खामियां निकालना शुरू कर देता है। निकाले जाओ मैडम, वो तो होता ही, सिस्टम का अपना काम है, वो करता रहे। हमने कोई खामी होगी तो बता दे, अब इतने दिन हो गए अब। तो अब हम तो तंबू में है मैडम, कोई ये अब कोई महल में तो रह नहीं रहा हूं मैं कि उसको हम्म। तोड़ना पड़ेगा। तो तंबू, इसको तोड़ने के लिए जेसीबी की भी जरूरत, बुलडोजर की भी जरूरत नहीं है। इसको तो वैसे 4 आदमी लाके तोड़ जाएंगे। तो इसलिए मेरे को जी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम, ये तो अपनी लड़ाई है जो है वो लड़ रहे हैं। क्या मेन मकसद है सर आपका, जो आप इतनी लड़ाई लड़ाई की बात आप बार बार कर रहे हैं? क्या समाज से लड़ाई है आपकी? समाज से थोड़ी है कैसे मैडम, मेरी मतलब ये समाज से सरकार ये लड़ाई है? सरकार से और सिस्टम से लड़ाई है मैडम, मेरी कोई समाज से थोड़ी लड़ाई है। और जो ड्यूटी हम्म। बताया मैंने, जो ड्यूटी लगा रखी है ऊपर वाले ने तो लगा रखी है, भोलेनाथ ने जो ड्यूटी ला रखी है वो कर रहा हूं मैं तो। हम्म। मकसद वगैरह कुछ नहीं है, मकसद के लिए कोई चीज मैं नहीं करता। मकसद वही है सर कि लोगों को उनका हक दिलाना, उनके हक के लिए खड़े होना। हाँ तो वो तो हमारी जिम्मेदारी दे रखी है ना भगवान ने मैडम, तो करना पड़ता है ना। जी, अब बिल्कुल। उनकी इतनी जागरूकता नहीं होती लोगों की, कोई किसी को कोई डर होती है, कोई मजबूरी होती है, बहुत सी चीजें होती है मैडम। हम्म। तो उसमें तो यही होता है कि आपको लड़ना ही पड़ता है। और
जीना मरना तो किसी के हाथ में है नहीं मैडम, वो तो कब किसका नंबर आएगा, कैसे आएगा, कुछ पता नहीं। जी सर। अच्छा सर, नवीन जैन ने एक कोट भी दिया था कि मेरी जाति हिंदुस्तानी। इसके पीछे क्या उद्देश्य था और क्या प्रतिक्रिया थी? मेरा तो अपना ये मानना है कि भाई देखो, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इंसान हैं, हिंदुस्तानी हैं, सबकी अपनी अपनी जाति है, अपने अपने धर्म है, सबको अपने जात पे, अपने धर्म पे, अपने क्षेत्र, भाषा, सब पे गर्व होना चाहिए। और आप अपने आप की जाति आपके लिए गौरव है, लेकिन वो चीज नहीं करनी चाहिए कि भाई आप की तो जाति सबसे बढ़िया है लेकिन दूसरी घटिया है, ये नहीं होना चाहिए। तो अपने घर परिवार को सब बढ़ाते हैं, सब उसके लिए काम करते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि भाई पहले हमें थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि अब जब देश ही नहीं बचेगा तो फिर जातियां कहाँ बच जाएंगी। तो उसमें ये था कि पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई मेरी जाति तो हिंदुस्तानी है, उसके बाद बांटते रहो आपकी, मैं यूपी का हूँ, हरियाणा का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं जाट हूँ, ब्राह्मण हूँ, गुज्जर हूँ, ठाकुर हूँ, दलित हूँ, ओबीसी हूँ, जो भी है, मतलब हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, जो भी है। लेकिन पहले तो हमें देश के लिए ही होना चाहिए खड़ा। हम्म। सर, हरियाणा में 3% खेल कोटा पुनः बहाल कराने की बात कही थी नवीन जैन ने। तो क्या वो हो गया था मैडम, चीज? वो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेके आई थी, उसमें खेल कोटा खत्म कर दिया था मैडम। तो वो फिर हमने सोटा उठा के और वो फिर 1 महीने में वापस करवा दिया था। सर, अब के टाइम में, अब के कलयुग के वक्त में क्या समाज की सबसे बड़ी परेशानी और क्या सरकार के लिए हानिकारक, मतलब समाज के लिए हानिकारक हो सकता है, समाज सरकार की क्या ऐसी नीति है? देखो मैडम, मैं इस चीज को नहीं मानता कि सारी जिम्मेदारियां, सारे काम सरकार के ही होते हैं, समाज के भी काम होते हैं, हमारे खुद के इंडिविजुअल भी अपनी जिम्मेदारी होती है। वो एक तो इशू है नहीं है देश में कि भाई एक इशू है आपकी, कहीं जातिवाद का जहर है, कहीं बेरोजगारी है, कहीं नशा है, कहीं अपराध है, कहीं किसी भी चीज का, मतलब बहुत सी इशू हैं जिनके ऊपर रोज कुछ न कुछ इशू होते हैं। तो मेरा अपना तो यही मानना है कि अकेले सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होती है, समाज और सरकार मिलके ही कोई चीज करे तभी मेरे ख्याल में ठीक होता है। वरना तो सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, उससे क्या फर्क पड़ना है जब समाज में अगर चेंज ही नहीं होगा। और चेंज होना ये नहीं होता कि कोई गांव से शहर में आ गया, कच्चे घरों से पक्के बन गए तो चेंज हो गया, बदलाव, वो बदलाव नहीं होता। आपकी सोच का भी बदलाव होना जरूरी होता है, आपके काम का भी, आपका नैतिक स्तर किस लेवल का है, आप बहुत सी और चीजें होती हैं कि समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, समाज ने आपको दिया तो आपने समाज को क्या दिया है, क्या दे रहे हो आप समाज में। बहुत सी चीजें होती है मैडम, अकेली सरकारें कभी किसी, सरकारों ने, मुझे तो लगता नहीं किसी देश को बदला होगा सरकार ने अकेले, सरकार और सिस्टम समाज मिलकर ही बदलते हैं। हम्म। सर, आप जैसे ही और क्रांतिकारी लोग भी देश में हैं, तो उनसे कैसे आप प्रेरणा लेते हैं? बहुत लोग हैं, एक मैं थोड़ी हूँ मैडम, हरियाणा में भी हजारों लोग हैं, देश में तो लाखों लोग हैं जो अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, चाहे वो कोई अपने गांव के मोहल्ले पे, गली कॉलोनी, कहीं पे भी करता है। कोई भी काम करता है अच्छा, वो तो तभी बनते हैं ना मैडम, वो तो थोड़े थोड़े लोग धीरे धीरे जब चीजें बढ़ती हैं, उसी से धीरे धीरे चीजें मतलब बढ़नी शुरू होती हैं। लेकिन समस्याएं बहुत आती हैं, आप अगर बदलाव के लिए कुछ भी करते हो तो उसमें तो समस्या होगी, आपके घर से ही समस्या आनी शुरू हो जाती है। हम्म। सर, जय हिंद सेना से महिलाओं को और बच्चों को क्या प्रेरणा मिल सकती है और क्या उनके लिए लाभदायक चीजें हो रही हैं? कुछ नहीं मैडम, हमारा तो कोई महिला पुरुष बच्चों के लिए कुछ अलग से कोई वो नहीं है, हमारा तो एक ही है कि आप जागरूक रहो और जागरूक करो, और ना किसी पे जुल्म करो और ना जुल्म सहो। हम्म। ठीक है। सर, अन्ना हजारे के वक्त में, उनके आंदोलन में क्या आपकी भूमिका रही? हाँ, बहुत से लोगों की भूमिका थी मैडम, हमारी भी अपनी। अगर आप दर्शकों से हमारे साझा कर सकें। नहीं, वो तो भूमिका थी उस टाइम पे, तो 20 लोग की कमेटी थी, एक कोर कमेटी, उसी में था मैं। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी थी, हमारी जो जिम्मेदारी थी हम भी कर रहे थे, मेनली तो वही था, लोगों तक चीजें पहुंचाना, आवाज उठाना। और धीरे धीरे वो तो देश के लोगों का आंदोलन बन गया था, वो तो जो लोग कुछ लीड कर रहे थे, कुछ लोगों ने उसको
फायदा उठाया, कुछ लोगों ने उसका धंधा बनाया, किसी ने सरकार बनाई, किसी ने धंधा बनाया, किसी ने कुछ किया। वो आंदोलन तो फिर आंदोलन की हत्या कह लो या मौत होगी। सर भ्रष्टाचार के खिलाफ आप किस प्रकार से अब काम कर रहे हैं? मैडम हमारा तो यही है, आवाज उठाने का ही काम है। आपके पास एक आरटीआई है, आपके पास अपनी जुबान है, आपके पास मीडिया, सोशल मीडिया, आपके पास ये फोन है। ये जी। पूरा एंटरटेनमेंट के लिए तो है नहीं। अब लोग अब इस फोन का यूज किस तरह करते हैं, अगर सोशल इशू के लिए भी करें तो अच्छा है रहेगा। सोशल मीडिया है, अब ये नाचना गाना देखने के लिए तो फोन बनाया नहीं है एक अकेली चीज के लिए। बहुत से इशू होते हैं, उनके प्रति नौजवानों को देखना चाहिए, अपराध और नशे से बचना चाहिए मैडम। सर खट्टा गुड़ के माध्यम से आप क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो मैंने जो इतनी बात बोली है यही संदेश है मैडम हमारा। तो जागरूक रहो, वही बात है कि जागरूक करो, ना जुल्म सहो और ना जुल्म करो। आपके युवाओं को सर कैसे जय हिंद सेना से जोड़ेंगे, कैसे प्रेरित करेंगे उन्हें अपने संगठन से जुड़ने के लिए? मैं नहीं जोड़ता मैडम किसी को, ऐसे कोई जोड़ने की जरूरत नहीं मेरे को। जी। ये मैं लोगों से मैं तो यही अपील करता हूँ कि भाई दूर ही रहो चीजों से। ज्यादा अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा पैसा है तो ठीक है, वरना आप ये राजनीति से या इस तरह जो भी हम कर रहे हैं इसमें बड़ी समस्याएं हैं। तो आपको के साथ अलग बात है, लोगों को दूर होगी, आप दूर ही रहो। मेरा कोई इस तरह का मिशन अभी तक तो ऐसा नहीं है। तो मैं कहता हूँ जिनका कोई मतलब अपने आप को बिल्कुल ही मान लिया कि अब किसी काम के नहीं हो, तो ठीक है हमारे पास आ जाओ, नहीं तो अपने घर में रहो, अपना काम धंधा करो जो भी। जी। यानी कि जो नवीन जय हिंद की जय हिंद सेना है वो अपने आप में पर्याप्त है। वो अपने आप में ही है। मैं तो कोई ये नहीं कहता कि आपको हमारे इससे जुड़ के ही कोई चीज करनी, आप अपना बिना जुड़े भी आप काम करो। हमने तो अपना एक नंबर दे रखा है 70 जैसे हमारा 90 50 90 61 61 है, किसी की हेल्पलाइन है हमारा, तो किसी को कोई इशू है तो भाई उस पर कॉल कर दे। एक सर आप हमारा जो नंबर। जी जी सर आप अपनी बात रखिए, पूरी करिए। नहीं, मैं नंबर ही बता रहा था मैडम, हमारा तो एक नंबर ही है, उसी पे है एक नंबर हमारा। वो जुड़ने के लिए कौन सा रखे? 70 27 822 822 एक नंबर, उस पे कॉल करके कोई भी है अपना हमारे से संपर्क रख सकता है मैडम। हम्म। आपके दृष्टिकोण से सर कैसा समाज होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए मैडम, बस यही है। जागरूक हो, अपना खुद मान सम्मान स्वाभिमान होना चाहिए एक आदमी के अंदर। और तो ज्यादा मैं संत महात्मा तो हूं नहीं मैडम, ज्यादा तो प्रवचन मेरे को आते भी नहीं। तो इसी के साथ आपने देखा कि कैसे नवीन जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी कि कैसे समाज को जागरूक होना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए। इसी के साथ मैं खुशी सिंह, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे धन्यवाद जी, चैनल के लिए निकालने के लिए। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। ओके।